हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज इस लेक्चर से रैंक बूस्टर सीरीज पावर सिस्टम में स्टार्ट होने जा रही है। और किस एग्जाम के लिए कराते हैं हम लोग? गेट एग्जामिनेशन के लिए तैयार करवाते हैं। तो गेट एग्जामिनेशन में जो रैंक बूस्टर सीरीज है, नाम से पता चल रहा होगा रैंक बूस्टर मतलब आपकी रैंक को और थोड़ा सा बूस्ट कर सके। और गाइस, इस सीरीज का मकसद ये होता है कि जनरली जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट साल भर मेहनत करते हैं और लास्ट दिसंबर और जनवरी 2 मंथ में क्या होता है, वो कई बार अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और कॉन्फिडेंस छोटे सब्जेक्ट में नहीं खोते, जैसे नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल, ये सबको आता है, उसमें कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। बट जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, जहां पे आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तीन सब्जेक्ट तकरीबन तकरीबन 30 से 35% है ना, क्योंकि 100 नंबर का है तो परसेंटेज में बात कर सकते हैं। तो 30 से 35 मार्क्स का अकेले तीन सब्जेक्ट कवर करते हैं, मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसीलिए ये जो सीरीज इसलिए बनाई गई थी कि यार ये जो बड़े सब्जेक्ट जो वेटेज भी रखते हैं और इनका जो सिलेबस है वो भी, ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इनको थोड़ा सा इजी वे में बना दे। तो हर साल हमारी कोशिश रहती है, इस वजह से आपने देखा होगा पावर सिस्टम में एक मैंने रिवीजन सीरीज भी कराया है। जो भी पेड यूजर होंगे जी सेंटर एप्लीकेशन पे, तो उनके फुल कोर्स के अंदर एक रिवीजन सेशन भी होगा, जिसमें मैंने क्या किया, 15 लेक्चर के अंदर पूरा पावर सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है उसका पूरा रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, बट उस रिवीजन सीरीज का मकसद ये नहीं था कि यार क्वेश्चंस करवाएं या वो सब क्वेश्चन नहीं करवाए, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको फुल कोर्स में लगाने वो बता दिया था। अब आती है रिसेंट ट्रेंड सीरीज की बात। तो रिसेंट ट्रेंड सीरीज जो अभी हम लोगों ने मशीन की खत्म करी फिलहाल, और उसके पहले एनालॉग भी हो गया, डिजिटल भी हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम में भी रिसेंट ट्रेंड सीरीज करवाया। तो उसका मकसद ये था कि जो पिछले 3 4 5 सालों में जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको कम से कम आपको कराया जाए तीनों ब्रांच में। और खासकर इंपॉर्टेंट था सिग्नल, एनालॉग और डिजिटल में, क्योंकि तीनों ब्रांच के लिए कॉमन है। तो कई बार कॉमन क्वेश्चंस एक दूसरे की ब्रांच में रिपीट कर जाते हैं, इस वजह से वो सीरीज करवाई। और मशीन में रैंक बूस्टर सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब रैंक बूस्टर सीरीज जो है वो थोड़ा ये मान सकते हो रिसेंट ट्रेंड से अलग है ना। रिसेंट ट्रेंड सीरीज या फिर रैंक बूस्टर सीरीज दो अलग अलग डिफरेंट जोनर है। रैंक बूस्टर में हम क्या करते हैं, रैंक बूस्टर के अंदर आपको पिछले 2 3 सालों के क्वेश्चंस तो हम करवाएंगे ही सही, जो पीवाईक्यू है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अच्छी किताबों के न्यूमेरिकल, एक या ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन से करने से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, और थोरोली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसको थोरोली रिवाइज करवाते हैं, ताकि आप ये मान के चलिए कि तकरीबन तकरीबन 40 50 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा पावर सिस्टम आपका समावित हो जाए, जिसमें सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाए, जिससे कि आपके रैंक जो है वो असल में आपको एज मिले। अगर आप पावर सिस्टम के 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर ले जाते हो इस सीरीज की हेल्प से, तो इसका मतलब है एग्जामिनेशन में आप 5 से 7 नंबर आगे रहेंगे। और 5 नंबर का बढ़ना गेट एग्जामिनेशन में आप समझ सकते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंकड़ा आपको सबको पता ही है कि 5 नंबर बहुत मैटर कर जाता है। ठीक है, तो रैंक बूस्टर सीरीज में क्या होने वाला है, ऑलरेडी जो लोग मशीन का रैंक बूस्टर सीरीज देखे उनको पता होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सफिशिएंट न्यूमेरिकल भी कराते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। यस, थ्योरी भी आपको रिवाइज करा जाए, क्योंकि बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट के, बट ये है कि डेरिवेशंस वगैरह नहीं रहेंगे इसके अंदर, या फिर कोई बहुत डिटेल वर्जन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फुल वर्जन में दे चुके हैं हम लोग। और ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे ही पावर सिस्टम पढ़े जी सेंटर एप्लीकेशन पे, तो इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसको जिसका जो सीक्वेंस होने वाला है वही सीक्वेंस होने वाला है जैसे हम लोगों ने फुल कोर्स में कवर किया है। तो बहुत अच्छे से रिलेट करोगे, और जिनने नहीं भी पढ़ा है वो भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट एग्जामिनेशन के लिए रैंक बूस्टर सीरीज पावर सिस्टम में स्टार्ट हो रही है। मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए ऑलरेडी रैंक बूस्टर अवेलेबल है, जी सेंटर एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे एक सपोर्ट प्राइस में आपको वो अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कुछ डेमो वीडियोस इसके यूट्यूब पे आएंगे, उसके बाद ये जो सीरीज है ये भी पेड होने वाली है। ठीक है, बट प्राइसिंग से वरी मत होइए, प्राइसिंग उतना ही है, बिल्कुल सपोर्ट कैटेगरी वाली प्राइसिंग सेगमेंट में ही रहने वाला है। अब ऐसे स्टूडेंट को परचेस नहीं करना है ये वाला सीरीज जो कि पावर सिस्टम ऑलरेडी कैरी करे हुए हैं। जी सेंटर एप्लीकेशन पर जिनके पास पावर सिस्टम का फुल वर्जन है उनको ये कोर्स परचेस नहीं करना, उसके इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास फुल कोर्स है, चाहे वो 1 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, ऐसे स्टूडेंट को भी रैंक बूस्टर सीरीज परचेस करने की जरूरत नहीं है अलग से, उनके कोर्स में भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। जी सेंटर पे बहुत सारी चीजें जो हम लोग अपडेट करते रहते हैं वो ऑटोमेटिक ऐड कर देते हैं।
तो ये वाली सीरीज भी स्पेसिफिकली जो भी जी सेंटर के यूजर जिसके पास पावर सिस्टम का कोर्स है पूरा का पूरा और फुल कोर्सेज कैरी करे हुए हैं, उनको ये सीरीज परचेस नहीं करना है। और जिनके पास नहीं है वो सपोर्ट कैटेगरी में बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ये सीरीज रहने वाला है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, ठीक है। और थोड़े कुछ दिनों तक चलने वाला है ये, धीरे धीरे एक एक करके उसके अंदर वीडियो आपके अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गेट एग्जामिनेशन में मैं मानता हूं कि पावर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर सिस्टम, बट उसको स्टार्ट करने से पहले कैसे रहेगा, पूरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी एनालिसिस है, थोड़ी बहुत गड़बड़ 99% सही है, 1% का मार्जिन हो सकता है, एक आध क्वेश्चन कभी लेना छूट गया हो, बट कोशिश करी है, चुन चुन के क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। बट इस टेबल में एक डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो माफ करिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती हम भी तो है इंसान ही, ठीक है। चलो, तो अब मैंने क्या किया, देखो यहां पर हम लोगों ने गेट 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 और सीक्वेंस क्या रखा, ये हमारा जो यूनिट है ना, हमारा जो फुल कोर्स की यूनिट से एक से लगा के बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा के ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन 3rd 4th 5th 6th 7th 9 लगा के 12 तक, तो ये जितनी यूनिट है उसी यूनिट जो हमारी जी सेंटर एप्लीकेशन का जो फुल कोर्स है पावर सिस्टम का, उसी के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, ठीक है। अब ये एनालिसिस देखिए क्या होगा, अभी 2022 तक है, हो सकता है इसके बाद 2023, 2024, 2025 के भी जो क्वेश्चंस होंगे इस सीरीज के अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो 2023, 2024, 2025, 2026 तक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जैसे जैसे आते जाएंगे पेपर, तो इस सीरीज के अंदर अपडेट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें आप देखोगे, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आई थिंक आपको नजर आएगा, है ना, मैं बोल दूंगा क्योंकि एक उस पर दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में 2021 में 1 मार्क्स का आया, बाकी इधर कुछ भी नहीं है ना। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट में, ऑलरेडी हम लोगों ने 18-19 लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे, पूरे पावर सिस्टम के जो भी बेसिक्स है वो सारे के सारे यहाँ पे हमने कवर करे हैं। ट्रांसमिशन लाइन में 2022 में आया है, 19 में आया है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स समझ लेना है ना, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, यहां से 2020 में क्वेश्चन आया, 2018 में आया है। उसके बाद बात करें फॉल्ट एनालिसिस की, तो फॉल्ट एनालिसिस में देखें 22, ये पूरा फॉल्ट में जितने पिछले 5 साल है वहां सब में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, यहां पर ये 21 और 20 2 साल छोड़ दे, उसके पहले भी क्वेश्चन है, इसके इधर भी है, और उसके पहले अगर जाओगे पिछले तो स्टेबिलिटी से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, पिछले 5 सालों में। यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल से भी मात्र बोल सकता हूं मैं 2021 में ही एक क्वेश्चन था। ये जो 2022 वाला क्वेश्चन मैंने लिख जरूर दिया इसको यूजी केबल में, अंडरग्राउंड केबल में, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिना केबल के नॉलेज के भी आप कर सकते थे, ठीक है। बट फिर भी मैंने यूजी केबल का नाम लिया है उसमें, इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया है, अदरवाइज बिना यूजी के मतलब अंडरग्राउंड केबल के भी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंसुलेटर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है 5 सालों में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद बात करें लोड फ्लो एनालिसिस से 22 में नहीं आया, बट 21 में क्वेश्चन है, 20 में है, 19 में, 18 में, और बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऐसा आउट ऑफ बॉक्स चीजें नहीं पूछी जाती है। हाँ, एक आध क्वेश्चन सरप्राइज कर सकता है, वो तो हर सब्जेक्ट से करता है, चाहे नेटवर्क की भी बात करें तो 1 क्वेश्चन आपको हमेशा सरप्राइज करेगा, हो सकता है, क्योंकि 65 के 65 क्वेश्चन तो करना नहीं है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स का तो अटेम्प्ट लेना नहीं है, तो इस वजह से हर एक सब्जेक्ट में एक आध क्वेश्चन हमेशा सरप्राइज करेगा ताकि स्टूडेंट उलझ के रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सब बना लोगे। पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आगे चल के, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, है ना, ईएलडी, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। ये वाला जो टॉपिक है ना, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच वाला, ये वाला जो टॉपिक है 2016 के पहले था, 2016 से हटा दिया था, फिर वापस 2021 से ऐड कर दिया, पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स। इसमें मैंने कुछ डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, इनके फॉर्मूले भी डिराइव करवाए हैं इस वाले यूनिट में, ठीक है। चलो, तो अब क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं। उसके बाद बात करें लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जैसे गवर्नर ड्रूप वगैरह हो गया, है ना, तो ये लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, यहां से भी क्वेश्चन 22 में आया है और 20 में आया है। उसके बाद पावर सिस्टम प्रोटेक्शन से भी पिछले 5 सालों की बात करें, 2 साल 2020 में भी और 2022 में भी, यहाँ पे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ, वो सारा का सारा आया हुआ है। तो आप देखोगे कि पिछले 5 साल का एनालिसिस अगर देखोगे तो एक टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा टॉपिक है,
दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। दैट इज फॉल्ट एनालिसिस। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आया है। इसी वजह से आप देखोगे मशीन जो पावर सिस्टम का मैंने सेगमेंट भी रखा है ना, क्या करा मैंने, बेसिक्स पढ़ा दिया, ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा दिया, वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ा दिया। चाहता तो मैं पावर सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग चलता और ये यूजी केबल है ना, अंडरग्राउंड केबल और इंसुलेटर को भी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मैं यहाँ पे पढ़ा देता, बट मैंने इन 3 चीजों को यहाँ पे नहीं पढ़ाया है। उसके पहले मैंने क्या पढ़ाया है, फॉल्ट पढ़ाया है, क्योंकि हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट का सीक्वेंस भी ऐसा हो कि ऐसा नहीं हो कि 180 डिग्री शिफ्ट कर दो, थोड़ा सीक्वेंस में इस तरीके से मैंने मैनिपुलेट किया है ताकि अपना फ्लो भी नहीं बिगड़े और साथ में हम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले पढ़ ले। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना तो शुरुआत के 50% 60% सब्जेक्ट जब चलता रहता है ना तब तक जोश अच्छा रहता है स्टूडेंट का, उसके बाद थोड़ा सा जोश ठंडा होते जाता है। आप देखोगे जो किसी भी सब्जेक्ट में लास्ट वाले जो टॉपिक है ना उस पर थोड़ा सा फोकस कंपैरेटिवली कम हो जाता है, कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ह्यूमन नेचर है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो बड़े एक्साइटमेंट में होते हैं हम लोग, बड़े जोश में होते हैं और फिर धीरे 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 क्या होता है, जोश थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो शुरुआत में था उसके कंपैरिजन में कम हो जाता है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं, जब आपका जोश अच्छा रहे शुरुआत में ही, तो फॉल्ट और स्टेबिलिटी ये जो 2 टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगता है ना, इनको मैं पहले ही करवा देता हूं, क्योंकि वेटेज भी ज्यादा है और थोड़ा सा पढ़ना भी कंपैरेटिवली क्या है, अच्छी चीज है। मतलब यहाँ पे नॉलेज लगता है, रियल नॉलेज लगता है आपका। ठीक है, तो इसी वजह से फॉल्ट और स्टेबिलिटी में ऊपर ले लेता हूं और डिस्ट्रीब्यूशन फिर यूजी केबल इंसुलेटर इनको बाद में पढ़ा देते हैं। अब आप बोलोगे सर इस हिसाब से तो आपको लोड फ्लो और ये सारे टॉपिक भी पहले पढ़ा देने चाहिए। नहीं नहीं, फिर तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा ना पूरा का पूरा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, जहां पे सीक्वेंस भी हमारा गड़बड़ नहीं हो और हमारे एग्जाम का पर्पस भी फुलफिल हो सके, इस वजह से सीक्वेंसिंग इस तरीके से रखी। ठीक है, फॉल्ट, स्टेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके बाद फिर लोड फ्लो, फिर पावर जनरेशन और इस तरीके से। और 12 यूनिट एज इट इज 12 यूनिट के फॉर्म में जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे भी आपका पूरा पावर सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग टोटल मार्किंग पे बात करें अगर, तो यहां पे आपको देखो 10 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, मतलब 9 से लगा के 11 के बीच में तो पावर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर बात करें क्वेश्चंस की तो 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 7। तो आप देख रहे हो पिछले 5 सालों में बात करें तो सिर्फ एक ही बार 6 क्वेश्चन, बाकी तो क्या है मेजोरिटी 7 क्वेश्चन के आसपास। मतलब उन्होंने फिक्स पैटर्न बना रखा है कि 7 क्वेश्चन तो पावर सिस्टम से पूछना ही पूछना है। इसके अंदर हालांकि मिक्सिंग रहेगा, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के क्वेश्चंस रहेंगे, बट 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 65 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कहां से रहेंगे, पावर सिस्टम से रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो होता है ना, सिंक्रोनस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन का भी पार्ट होता है और पावर सिस्टम में भी सिंक्रोनस मशीन के ऊपर या जनरेटर के ऊपर स्टेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस को ये समझते हैं कि ये पावर सिस्टम के नहीं, ये मशीन के हैं। या कई सारे स्टूडेंट मशीन वाला क्वेश्चन होगा तो उसको पावर सिस्टम का समझेंगे, या पावर सिस्टम के क्वेश्चन को मशीन का समझेंगे। तो कुछ 2-3 क्वेश्चन में ऐसा होता है, हमेशा डिबेट रहता है, स्टूडेंट सोचता है कि मशीन का है, पावर सिस्टम का है ना। तो इसका मतलब है वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन का क्या पोर्शन होता है सिंक्रोनस मशीन में और पावर सिस्टम का क्या पोर्शन होता है, दोनों को अलग करके पढ़ाया है ना। और संभव कई बार क्या होता है ना कि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो कोई इलेक्ट्रिकल मशीन का टीचर आया, उसने ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बोल दिया कि चलो ये पावर सिस्टम वाले सर पढ़ाएंगे, पावर सिस्टम वाले फैकल्टी है, चलो ये लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर तो तुमने मशीन में भी पढ़ा होगा, चलो छुड़वा देते हैं। तो ऐसे 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो पावर सिस्टम वाले फैकल्टी को लगता है मशीन वाला पढ़ा देगा, मशीन वाले को लगता है पावर सिस्टम वाला पढ़ा देगा और बच्चों का नुकसान हो जाता है उस चक्कर में। ऐसा कई बार ऑफलाइन क्लासेस में होता था, बट पावर सिस्टम और मशीन दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ाता था और ज्यादातर मैंने बैचेस में लगभग मशीन और पावर सिस्टम एक ही जगह, दोनों सब्जेक्ट एक जगह पढ़ाए ही हैं बहुत सारी जगह पे। तो इस वजह से इन टॉपिक्स का मैंने खासा ध्यान रखा है। इस वजह से आप भी देखोगे ना मशीन और पावर सिस्टम जब मुझसे पढ़ोगे दोनों सब्जेक्ट, तो आपको फील होगा कौन सी चीज पावर सिस्टम में, कौन सी चीज मशीन में है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एनालिसिस दे दिया है, ये एनालिसिस आपके लिए बहुत काम का है। प्लीज ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन यहां से तो क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक को छोड़ दें, यहां से तो कम आता है इसको कम कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है गेट एग्जामिनेशन में, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज कभी भी देखो, इंसुलेटर भी हमारे सिलेबस में पूछा नहीं गया अलग बात है, बट किसी दिन 1 नंबर का आ गया तो आप इस फेयर में बिल्कुल भी मत रहना, है ना। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से
देखो पिछले 4 साल में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है, बट वो क्वेश्चन अगर पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। ये मैंने टेबल इसलिए नहीं बनाई है कि इसको देख के आप टॉपिक को छोड़ सकें, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, बस ये है कि ज्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं उस पर हमारा फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना, फोकस सभी पे रहेगा, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आपका क्या रहता है ये पूरा पूरा रेंज बूस्टर सीरीज में। अब मैंने क्या किया, जो मेरा फुल कोर्स है ना उसमें आप देखोगे तो 18, 19 और 20, आई थिंक 20 तक के ये 3 साल के मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, 21 और 22 के क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिलेंगे और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे, बट इस सीरीज में मैं क्या करूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन, इन सब में से जो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जिससे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके उन क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अदरवाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को मैं ज्यादा रिपीट नहीं करने वाला हूं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो सके। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और शुरुआत कर देते हैं एक चीज की, कि पावर सिस्टम असल में होता क्या है उसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूं, अदरवाइज तो आप मेरे हर एक जो फुल लेंथ लेक्चर होता है उसमें ये चीज सुनते हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, आप और अब अभी मैं यहाँ पे लाइटिंग लगा के और ये आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इस स्मार्ट बोर्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही है। हमारे घरों के सारे वायर कहां जाके जुड़ते हैं, एक जगह पे, कहां जाके जुड़ते हैं, एनर्जी मीटर में। कहां पे जुड़ते हैं, एनर्जी मीटर में। तो क्या एनर्जी मीटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है क्या, नहीं। एनर्जी मीटर के पास बिजली कहां से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, आप देखोगे आपके घर के आसपास किसी नुक्कड़ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, वो वायर वहां से कनेक्टेड होगी, है ना, वायर पकड़ पकड़ के चलते जाओ कहां से आ रहा है ना। तो आपने अपने घरों का वायर पकड़ा और देखा तो एनर्जी मीटर पे गए, एनर्जी मीटर से कहां गए, नुक्कड़ के ट्रांसफार्मर पे गए जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर के पास क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है क्या ट्रांसफार्मर, नहीं। ट्रांसफार्मर के पास भी कहीं से बिजली आई है ना। ट्रांसफार्मर इज लाइक का कुरियर कंपनी का हेड ऑफिस। ट्रांसफार्मर क्या है, कुरियर कंपनी का हेड ऑफिस है। वो बड़े कुरियर को छोटे में या छोटे कुरियर को बड़े में सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, नॉट ट्रांसमिट। ट्रांसमिट तो हमारे कौन करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसफार्मर एक कुरियर कंपनी का हेड ऑफिस मान लीजिए, और उसमें जो कर्मचारी है जो डाक उठाते हैं और इधर उधर देते हैं उनको आप ट्रांसमिशन लाइन से रिलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर किसी भी लेवल के वोल्टेज को अप और डाउन करने की कैपेसिटी रखता है, वोल्टेज लेवल को बदलने की रखता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी डिमांड क्या है, हमारा डिजायरेबल कंडीशन क्या, कौन सा वोल्टेज हमें स्टेप अप कराना, कौन सा डाउन कराना, इस तरीके से लगता है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आगे बढ़े तो कहां आएगा, एक लोकल सब स्टेशन आएगा, उसके बाद जाएंगे एक मेन स्टेशन आएगा, उसके पास भी कहां से आ रही होगी, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर एक पावर जनरेटिंग स्टेशन होगा, वहां से आ रहा होगा। वो हाइडल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है। ठीक है, और पूरा का पूरा पावर सिस्टम काय में होता है, सिंक्रोनस में होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो अगर बात करें अगर इंडिया की, तो यहां पर जो 60-65% जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहां से आ रही है, कोल बेस्ड प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, हम गए, हमने देखा कि वहां तो जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के पास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जनरेटर को कौन घुमा रहा है, जनरेटर को घुमाने वाला कौन है, टरबाइन। टरबाइन की ब्लेड घूम रही है सर, वो ब्लेड क्या कर रही है, हमारे प्राइम मूवर को घुमा रही है अल्टरनेटर के, और इलेक्ट्रिसिटी एक मशीन लगी हुई है जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, है ना, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। वो टरबाइन जो है वो कैसे घूम रहा है, फिर आपने बोला कि सर टरबाइन तो किसी भाप से घूम रहा है, स्टीम से घूम रहा है, हाई प्रेशर स्टीम उस टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करा रहे हैं और टरबाइन घूम रहा है। वो स्टीम कैसे आ रही है, वो स्टीम्स तो क्या है, वाटर से बन रही है, पानी को बॉईल कर रहे हैं सर, एक बॉयलर लगा हुआ है, बहुत बड़ा बॉयलर है सर, और उस बॉयलर के अंदर पानी है, हजारों लीटर पानी है, उस पानी को गर्म किया जा रहा है और गर्म करके भाप बनाई जा रही है, उस स्टीम से क्या कर रहे हैं, टरबाइंस को घुमा रहे हैं। अब वो जो पानी गर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, आपके घर का सिलेंडर एलपीजी तो नहीं रखा होगा, वहां पे बड़े बड़े फर्नेस है जिसके अंदर क्या डाला जा रहा है, आग का ईंधन क्या है वहां पे, कोयला जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के कोल्स होते हैं, वो वहां पे फर्नेस में डाले जाते हैं, कोल को बर्न करते हैं, उससे पानी गर्म होता है, पानी से स्टीम, स्टीम से क्या होता है, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन की ब्लेड घूमती है, टरबाइन की ब्लेड के बाद प्राइम मूवर घूमता है, जनरेटर घूमता है, जनरेटर के बाद आरपीएम फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम होता है। कोल कहां से आता है,
कोल आता है सर खदानों से। खदानों में कोल कैसे बनता है? हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद। 4th 5th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता ना, कोल कैसे होता है, बनता है। हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद भूमि के अंदर, अर्थ के अंदर क्या होता है, पूरा बनता रहता है और फिर कहीं 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 पे हमें कोल मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, लिमिटेड सोर्स है हमारा, ये लिमिटेड सोर्स है। इस थर्मल के बारे में क्यों डिटेल में बताया मैंने इतना, क्योंकि 60 to 65% जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, हमारे पावर प्लांट जो है वो थर्मल पावर स्टेशन है, इस वजह से। ठीक है, चलो अब आते हैं, पूरी कहानी देख ली है ना। मैं अपने इमेजिनेशन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब करते थे ना हम लोग, थर्मल पावर स्टेशन आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज कभी आपके आसपास थर्मल पावर स्टेशन हो तो जरूर विजिट करिएगा, बहुत मजा आता है चीजों को देखने में। ठीक है, चलो तो यहां पे हम देखेंगे कि टरबाइन है हमारा, क्या है, टरबाइन, टरबाइन। ठीक है, टरबाइन से हमारा क्या घूमेगा, जनरेटर घूमेगा। टरबाइन से हमारा क्या घूमेगा, जनरेटर, इट इज जनरेटर। ठीक है, टरबाइन, और ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो है हमारा प्राइम मूवर ये घूमेगा आरपीएम में, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। और ये जो जनरेटर होता है ये हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी बोलते हैं इसको, सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं इसको। और इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग, या आर्मेचर 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जो कि डेल्टा और स्टार दोनों पॉसिबिलिटी है, बट हम लोग किसको चूज करते हैं इसमें, किसको चूज करते हैं, स्टार को चूज करते हैं। क्यों करते हैं, एक तो 4th टर्मिनल का प्रेजेंस है, अर्थ प्रोटेक्शन मिल जाता है। दूसरा है कि हमारे पास क्या है कि स्टार में हमारा जो फेज वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स लाइन के कम होता है, इस वजह से जो इंसुलेशन की डिमांड है, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन वो क्या लगता है, कम लगता है। इस वजह से यहां पे हम लोग इसको स्टार में कनेक्टेड रखते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी होगी। कूलिंग कौन सी करते हैं, हाइड्रोजन कूलिंग करते हैं सर। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, पोल क्या होता है, आरपीएम 2 पोल का सिस्टम होता है, ताकि 3000 आरपीएम पे। और यहां पे देखिए ये जो आरपीएम है इधर क्या है, काय में कन्वर्ट होगा, हर्ट्ज। हर्ट्ज असल में है क्या, साइकिल्स पर सेकंड, है ना। तो इसलिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है और इसकी पूरी मॉडलिंग पढ़ते हैं। ये सब कहां में पढ़ते हैं हम लोग, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हमने जनरेटर की मॉडलिंग करी है, उसमें पूरा का पूरा सिस्टम पढ़ा और यहां से क्वेश्चंस भी आता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो NS = 120F/P, दैट इज द रिलेशन। क्योंकि यहां पे क्या होगा, देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में देखो फ्रीक्वेंसी आरपीएम में चेंज हुआ, इसका मतलब किस में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि पी तो क्या, नंबर ऑफ पोल तो क्या है, फिक्स है। इसका मतलब दूर बैठे इस रूम के अंदर अगर मैं एक लाइट को कम ज्यादा करता हूं तो किस पे इंपैक्ट आएगा, फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट आएगा। और फ्रीक्वेंसी पे इंपैक्ट आने का मतलब है कि यहाँ पे आरपीएम में चेंजेस होना, आरपीएम में चेंजेस होना मतलब पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आरपीएम में चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब पूरे सिस्टम में सिग्नल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे आरपीएम में कमी आ रही है ना। कम आ रहा होगा तो ज्यादा और भेजो, बढ़ाना है, और ज्यादा बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब कम करना है, मतलब इसको एक डिजायरेबल लिमिट पे ही रखना है। तो पूरे पावर सिस्टम इस जनरेटर से बहुत ज्यादा दूर पे जो लोड लगा हुआ है, जाकि हाँ जहां पे हम बैठे, लोड सेंटर पे बैठे हैं ना हम लोग, तो यहां पे एक बड़ा एरिया अगर इलेक्ट्रिसिटी कम ज्यादा करते हो, आपके घर का एक बल्ब भी कम ज्यादा करते हो, तो उसका माइन्यूट सा भी इफेक्ट काय में कैरी होता है, फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि पावर प्लांट के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी का जो बोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड, वो बड़ा सा होता है, फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। 2.5% इधर 2.5% है ना, ±2.5% का वेरिएशन होना चाहिए, इससे ज्यादा का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। चलो अब फिर क्या है, सारा चीज मैंने बता दिया था, पूरा डिस्कशन ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में बता चुका हूं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा बस बार है, इनफाइनाइट बस बार। इनफाइनाइट बस बार का मतलब है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी उस पर क्या रहे, चेंज नहीं हो। फिर ये क्या है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, जनरेटिंग वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं, 11 किलो वोल्ट से लगा के 25 किलो वोल्ट तक ही हमारा जनरेटिंग वोल्टेज होता है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जनरेटर को इसमें क्योंकि वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो फिर इंसुलेशन का भी हमारे पास लिमिटेशन है, इस वजह से हम लोग बियॉन्ड इसके नहीं जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जो हमारे स्टेट के पावर प्लांट वगैरह होते हैं वो तकरीबन 15 से लगा के 16 किलो वोल्ट पे ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं।
फिर क्या करते हैं, इस वोल्टेज को, क्योंकि ट्रांसमिट करना है, लोड तक ले जाना है, इसलिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा पावर ट्रांसमिशन क्या रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। ठीक है, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन इज प्रोपोर्शनल टू पावर ट्रांसमिशन इज प्रोपोर्शनल टू पावर ट्रांसमिशन इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। वोल्टेज 2 गुना बढ़ाओगे तो ट्रांसमिशन 4 गुना बढ़ेगा। और जो लॉस है, लॉस क्या होगा, जो लॉस है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो करंट के प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो करंट कम हो जाएगा उसमें, और हमारा जो लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारी थ्योरी ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में बता चुका हूं आपको। ठीक है, जस्ट आपको इंट्रो दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा फील आए कि हाँ पावर सिस्टम में हम एंटर कर चुके हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा क्या है, जोश चाहिए कि नहीं, तो चीजों को थोड़ा सा बता देते हैं, बेसिक चीजें, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे थाउजेंड्स तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफार्मर लगे रहेंगे, है ना। ये कहाँ पे करते हैं हम लोग, सपोज करो 15 किलो वोल्ट है, तो इसको हम लोग स्टेप अप करेंगे जनरलाइज 400 किलो वोल्ट पे, फिर इसको डाउन करते जाएंगे, और फिर मैं सारे ट्रांसफार्मर नहीं बना रहा हूं, एक ट्रांसफार्मर बना देता हूं लास्ट में, और उसके बाद ये हमारा क्या रहेगा, लोड रहेगा। ठीक है, लोड हमारे अलग अलग कैटेगरी में बढ़ सकते हैं, सिंगल फेस लोड भी हो सकता है जिसको डोमेस्टिक बोलते हैं, और ये हमारा 3 फेस लोड भी होता है जिसमें इंडस्ट्री और जो बड़े लोड होते हैं वो सब इसमें 3 फेस में ही आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पावर सिस्टम आपका क्या रहेगा, यहां तक रहेगा। तो अगर मैं बोलूं डेफिनेशन पावर सिस्टम की, तो क्या बोल सकते हैं, द सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू दी मेन लोड सेंटर, या फिर सर्विस मेन्स भी बोल सकते हैं ना, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से जो इंडिविजुअल हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उन वायर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस मेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जनरेटर से लगा के सर्विस मेन्स के बीच में जो पूरा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सिस्टम बोलते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, जनरेटर इन्वॉल्व है, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, और लोड में भी हमारे पास इंडक्शन मोटर। तो असल में पावर सिस्टम क्या है ना, एक बोल सकते कलेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ, और या बोल सकते कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। मशीन का भी उतना ही नॉलेज चाहिएगा जितना आप पावर सिस्टम अगर सीखना है तो मशीन आना ही चाहिए आपको। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, जनरेटर के बारे में, मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, उसके बाद लोड के बारे में भी देखेंगे, लोड पे फिर हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, वोल्टेज कंट्रोल, फिर इसमें फॉल्ट अगर होता है तो फॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ते हैं, है ना, फॉल्ट पढ़ेंगे। इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी, क्योंकि अगर पावर सिस्टम स्टेबल है इसका मतलब जनरेटर स्टेबल है, जनरेटर स्टेबल होगा तभी तो पूरा पावर सिस्टम स्टेबल होगा ना। तो इसलिए जनरेटर की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से हम लोग पूरे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हमारे जनरेटर पे, अल्टरनेटर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फिर बहुत सारे रिलेज और बोल सकते प्रोटेक्शन वाले जो इक्विपमेंट होते हैं वो सब लगाए जाते हैं, तो पूरा प्रोटेक्शन भी पढ़ते हैं हम लोग। लोड फ्लो एनालिसिस, रियल टाइम में किस तरीके से पावर की डिमांड को फुलफिल करते हैं, इकोनॉमिक लोड डिस्पैचेस, इकोनॉमिक्स के ऊपर पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए जो मैं यहाँ सिलेबस लिखा हूं ना, ये पूरे के पूरे 12 पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स अपने आप में एक एक करके पीएचडी टॉपिक्स है, कि भाई किसी पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स में आगे चल के पीएचडी करना है तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही पीएचडी कर सकता है, बहुत अलग अलग जिसमें रिसर्च कर सकता है। ये एक एक टॉपिक अपने आप में एक रिसर्च टाइप के हैं, रिसर्च सेगमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा पावर सिस्टम है। अभी हमें यूजी लेवल पे अंडर ग्रेजुएशन में, नॉट अंडरग्राउंड है ना, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हमें सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजें पढ़ना है, अदरवाइज ये समंदर है, जितना ज्यादा जानोगे उतना ऐसा लगेगा जानते ही नहीं है। ठीक है, बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ गेट एग्जाम पे फोकस करना है। फोकस, क्योंकि देखो मशीन पावर सिस्टम के साथ दिक्कत ये ना, स्टूडेंट अगर इमोशनल हो गया तो एक टॉपिक में पता चले 4 किताब पढ़ डाला, बट उसका आउटपुट नहीं है। पहले एग्जाम निकालो, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉलेज के बिना एग्जाम निकल जाएगा, नॉलेज तो चाहिएगा, बट एक लिमिटेशन पता होनी चाहिए, एक बाउंड्री लाइन पता होनी चाहिए, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इससे बाहर नहीं जाना है। क्योंकि एग्जाम में स्कोर करोगे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम, नंबर आएगा तो वैल्यू है, नहीं आएगा तो नहीं वैल्यू है। ठीक है, नॉलेज को बोल सकते प्रूफ करने के लिए मार्कशीट पे नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब ट्रुथ है तो है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं। चलो, ये पूरा पावर सिस्टम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देखो ये पूरा का पूरा पहले यूनिट 1 कवर करेंगे। यूनिट 1 हमारी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने पहले में सिंगल फेस, 2 फेस, 3 फेस, ये नेटवर्क में ऑलरेडी नॉलेज ले चुके हैं। सेकेंड है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम नॉर्मली फॉल्ट के टाइम पे पढ़ाया जाता है, बट मैंने क्या किया है,
आपको बेसिक्स में ही पढ़ा है, क्योंकि बार बार पर यूनिट की अगर क्वांटिटी की बात आएगी तो आपको पहले से ही पर यूनिट पूरा अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, ताकि फॉल्ट में भी हेल्प करेगा और बाकी जगह पे भी जहां जहां पर यूनिट की बातें आएगी तो मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा, एक ही जगह शुरुआत में ही मैंने बता दी। उसके बाद रिएक्टेंस डायग्राम। तो ये जो दो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमारा फॉल्ट 25% यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बेसिक्स भी खत्म हो जाएगा और फॉल्ट भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे पावर्स की, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, लोड एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर फ्लो कंडीशंस देखेंगे, इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है, 2022 में ही पूछा गया है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक वाला वर्जन फटाफट देख लेंगे। ट्रांसमिशन टावर भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, जितना बताया उतना ही सफिशिएंट है, कोई ट्रांसमिशन टावर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर इसलिए बता देते हैं क्योंकि एसीएसआर और स्टील इस तरीके से एक आध नंबर कभी आ जाए, वैसे आया नहीं आज तक, बट कभी किसी दिन आ गया तो हम उस दिन लकी होंगे, है ना, ताकि हम एक भी चीज छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इनका थ्योरी में बहुत डिटेल वर्जन नहीं बताने वाला हूं, डेरिवेशंस नहीं बताने वाला हूं, बट शॉर्ट समरी जो जो फॉर्मूले आपके काम के, कौन से फॉर्मूले का कैसे एग्जीक्यूशन होना है, सिर्फ फॉर्मूले की लिस्ट नहीं बताऊंगा, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होगा वो सब करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो अगर मैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो न्यूमेरिकल वाला पॉइंट है, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो न्यूमेरिकल एक तो हमारा न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट। अब देखो थ्री फेज, तो यार न्यूमेरिकल में बोलूंगे थ्री फेज से डायरेक्टली, तो ये तो हमारा नॉर्मली नेटवर्क का ही टॉपिक है, तो न्यूमेरिकल तो यहां से भी आते हैं, बट पावर सिस्टम में हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के थ्री फेज में ही बातें करना है, तो ऑलरेडी हमारा रिविजन हो जाएगा। वैसे भी नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी आपने थ्री फेज के ऊपर बहुत अच्छा फोकस कर रखा है। उसके बाद ये हमारा यहाँ भी न्यूमेरिकल बन सकता है पावर फ्लो कंडीशन से। यहां मैं न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अदरवाइज न्यूमेरिकल, प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सर, आप बोलोगे सर यहां से, तो ये जो पावर फ्लो कंडीशन है ना, इसमें ये सब चीजों का यूज होगा, इनका सबका यूज इसके अंदर है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग इस पूरे यूनिट 1 में करेंगे और इनके हर एक चीज की छोटी 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 थ्योरी जो हमारे काम की है उनको हम टच करेंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से पहला यूनिट हमारा स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में, तो समझ गए। तो ये है रैंक बूस्टर सीरीज पावर सिस्टम का, जो कि अब स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी सी तसल्ली रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 1 बाय 1 करके बहुत ब्यूटीफुल कोर्स बनेगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है लास्ट टाइम पे बच्चों को कॉन्फिडेंस देना, और बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट कहीं, क्योंकि देखो क्या होगा ना, आपका एग्जाम ऐसा नहीं रुकेगा कि यार 15-20 नंबर से रुक गया, कोई क्वालिफाई कर रहा है 35-40 नंबर लेके आ रहा है और वो बोल रहा है अरे यार घर आके मेरा तो 25 नंबर का से रह गया, मैं गेट में, ऐसा नहीं बोलते ना, दुख नहीं होता। दुख ज्यादा तब होता है जब 2-3 नंबर 4 नंबर से आपका रैंक, आप हो सकता था 500 के अंदर आ सकते थे और आप 2500 के ऊपर फेंका गए। 2500 वाले बच्चे में और 500 के अंदर वाले बच्चे में मात्र 5 से 7 नंबर का ही डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो इसीलिए जो क्रूशल दुख सबसे ज्यादा मुझे भी इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट अगर रैंक नहीं ला पाते हैं तो बड़ा लगता है कि यार 2 नंबर 3 नंबर थोड़ा सा आ जाता तो ये शायद टॉप 100 का भी स्टूडेंट था, टॉप 500 का भी स्टूडेंट था, तो हमें भी बुरा लगता है। इस वजह से ये गलती नहीं हो, गलती के चांसेस नहीं हो, इसलिए रिसेंट ट्रेंड सीरीज भी इलेक्ट्रिकल मशीन में कराया आपको। पावर सिस्टम में चाहता तो मैं रिसेंट ट्रेंड सीरीज करवा देता, बट नहीं, पावर सिस्टम में प्रॉपर रैंक बूस्टर कोर्स लेके आएंगे, बाकायदा सपोर्ट प्राइस में रहेगा जी सेंटर एप्लीकेशन पे, और बहुत इंजॉय करने वाले हो। जैसे हमने मशीन को किया था वैसे ही पावर सिस्टम को करेंगे रैंक बूस्टर में, है ना। रिसेंट ट्रेंड वाला नहीं, पावर सिस्टम, सॉरी इलेक्ट्रिकल मशीन, रैंक बूस्टर वाला जो इलेक्ट्रिकल मशीन हमने किया है वैसा का वैसा रैंक बूस्टर हम लोग पावर सिस्टम में करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे हमारा पहला यूनिट, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू।